हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। नमस्कार, मेरा नाम है प्रिंस कुमार और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल सनविन क्लासेस में। आज की क्लास में हम इतिहास चैप्टर 2 को पढ़ेंगे। आज इसका पार्ट 3 है। तो पार्ट 1 और पार्ट 3 हो चुका है, तो आप लोग इस क्लास को करने के बाद आप लोग कर लीजिएगा। और आज हम भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना के बारे में पढ़ेंगे और अंग्रेज और बंगाल में किस प्रकार से युद्ध हुआ है, तो आज इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो उससे पहले आप सभी को बता देना चाहते हैं, हमारे चैनल पर संघर्ष बैच लॉन्च हो चुका है, जिसका मात्र फी है 0 रुपया। इसमें आपको टेस्ट सीरीज, लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, वीडियो क्लास, PDF नोट्स और डाउट क्लास मिलता है फ्री में, तो आप लोग जुड़ जाइएगा। तो उससे पहले आप सभी से एक अनुरोध करना चाहते हैं, आप लोग इस क्लास में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि आपको इस क्लास से बहुत सारे नॉलेज मिलेंगे। तो आप लोग अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का क्लास शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सभी को बता दिए थे कि पार्ट 2 में किस प्रकार से कर्नाटक में युद्ध हुआ, कहाँ कर्नाटक में किस प्रकार से युद्ध हुआ था कर्नाटक और अंग्रेज के बीच। तो आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि बंगाल में किस प्रकार से युद्ध है। तो जैसे कर्नाटक में युद्ध हुआ, कर्नाटक के बाद सीधा चल के आ गया युद्ध बंगाल में। बंगाल में सारे अंग्रेज आ गए और बंगाल में किस प्रकार से युद्ध हुआ इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो बंगाल है, बंगाल में आधुनिक बिहार, कौन कौन, बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे। कौन? उड़ीसा शामिल थे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। तो इसमें उड़ीसा भी शामिल थे। तो मुगल साम्राज्य का एक धनी और बड़ा प्रांत था। क्या? बंगाल जो है ना, मुगल साम्राज्य का एक धनी और बड़ा प्रांत था। इसमें आधुनिक बिहार एवं उड़ीसा शामिल थे। तो आपसे पूछा जाता है, बिहार में पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित हुई? तो सब आप लोग बोलिएगा, बंगाल में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। तो आप लोगों को अगर हम फैक्ट्री का चित्र दिखाते हैं, तो फैक्ट्री का फोटो यहाँ पे है। ये रहा, ये जो फैक्ट्री है यही फैक्ट्री है जिसे फोर्ट विलियम कहते हैं। यह बंगाल में सबसे पहले चालू हुआ है। इस फैक्ट्री का क्या नाम है? फोर्ट विलियम है। क्या? फोर्ट विलियम। यह फैक्ट्री चालू हुआ था सबसे पहले हुगली नदी के किनारे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो आप लोग यहाँ तक पढ़ लिए हैं। तो मुगल साम्राज्य के कमज़ोर पड़ते ही बंगाल के दीवान मुर्शिद कुली खां एक उन्हें स्वतंत्र शासक में। जैसे बंगाल पहले मुगल का शासन था, जैसे ही बंगाल में मुगल का शासन कमज़ोर हुआ, तो एक मुर्शिद कुली खां करके एक राजा हुआ करते थे, वो अपने को जो है ना स्वतंत्र घोषित कर लिया। तो मुर्शिद कुली खां के बाद उसका बेटा अलीवर्दी खान ने 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। उसने कुशल प्रशासन के साथ साथ यूरोप के हमेशा व्यापारियों के शासन में रखा। तो हम चलिए दोस्तों आपको समझाते हैं। यहाँ पे बंगाल मुगल साम्राज्य जैसे हैं, यहाँ पे बंगाल में कमज़ोर पड़ा, तो एक राजा हुआ करते थे। राजा कौन? कुलीवर्दी खां। तो वो अपने मुर्शिद कुली खां, तो वो अपने को स्वतंत्र कर लिए और उसके बाद उसका पुत्र बना अलीवर्दी खां। कौन? अलीवर्दी खां के बाद उसका नाती बना। कौन? नाती सिराजुद्दौला नाम था उसका। तो आप लोगों को चित्र दिखा सकते हैं। इरा मुर्शिद कुली खां। कौन है? मुर्शिद कुली खां। जैसे ही अंग्रेज बंगाल में मुगल साम्राज्य कमज़ोर हुआ, तो ये अपने को स्वतंत्र कर लिया। उसके बाद इसका पुत्र बना अलीवर्दी खां। उसके बाद इसका नाती बना। कौन? ये सिराजुद्दौला, यही इसके बाद बना। अलीवर्दी खां का नाती है सिराजुद्दौला। तो जैसे ही अलीवर्दी खां का नाती सिराजुद्दौला नवाब बना, तो इसके परिवार में जो है ना झगड़ा बहस चल गया। क्या हो गया? झगड़ा इसके परिवार में होने लगा कि कहा बन गया। तो इसमें जो है ना अंग्रेजी जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है ना हस्तक्षेप करने की अनुमति अवसर मिल गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इस झगड़ा में शामिल हो गया और इसके फूट डाल दिया। तो चलिए दोस्तों आप जानते हैं किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें झगड़ा में शामिल हुआ। अभी आप सभी को बता दिया, अलीवर्दी खां के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला बना, बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला के नवाब बनते ही पारिवारिक झगड़े हो गया था। तो जैसे अभी बता दिए, और ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में हस्तक्षेप करने का अवसर मिल गया। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो बंगाल में पहली फैक्ट्री कब लागू हुई? 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे यही फैक्ट्री है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कंपनी ने व्यापार को ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार देने के लिए 1696 में, कब? 1696 में कंपनी चाहता था अपने व्यापार को ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे बढ़ाएं। इसके लिए कंपनी ने 1600
1896 में 1200 रुपया का भुगतान किया, राजा को दे दिया और वहाँ से 3 गांव की जिम्मेदारी मतलब वहाँ से लगान एकत्रित करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। पहला गांव था गोविंदपुर, दूसरा गांव था सूतानाती, तीसरा गांव था कालिकाता और यही तीनों गांव मिलकर आगे में जो है ना कलकत्ता कहलाया। क्या कलकत्ता कहलाया? तो चलिए यहाँ पे दिखा देते हैं आप लोग। गोविंदपुर, सूतानाती और कालिकाता तीनों गांव आगे मिलकर कलकत्ता कहा जाने लगा। अब इसे कोलकाता कहते हैं। अब इसे क्या कहते हैं? कोलकाता, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। अगर आप लोग यहाँ तक बने हैं तो आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आप लोग इस क्लास को अंतिम तक जरूर बने रहिएगा। पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, मरना मत कीजिएगा और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे लाइव क्लास जल्द ही मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कंपनी ने मुगल सम्राट फेरुखेसियर से 1717 में एक शाही फरमान प्राप्त किया। इसके अनुसार कंपनी को 3000 वार्षिक कर के बदले अन्य कोई कर दिए बिना बंगाल में पार करने की अनुमति थी। हम समझाते हैं। एक राजा हुआ करते थे फेरुखेसियर। कौन? फेरुखेसियर। उसको जो है ना उसके द्वारा मुगल सम्राट का राजा था। मुगल सम्राट फेरुखेसियर था ना, उससे एक शाही प्रमाण प्राप्त हुआ कि मात्र 3000 रुपया दीजिएगा और बंगाल में मन चाहा व्यापार कर सकते हैं, जितना चाहे व्यापार कर सकते हैं, या जितना चाहे व्यापार कर सकते हैं। इसमें और कोई लगान देना नहीं पड़ता था सालाना। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो यह व्यवस्था बंगाल के राजस्व को काफ़ी नुकसान कर रहा था। इससे जो व्यवस्था चल रहा था 3000 रुपया देने का, इससे बंगाल के राजस्व का नुकसान हो रहा था। यह व्यवस्था सिराजुद्दौला को पसंद नहीं और किलेबंदी पर विस्तार, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, विस्तार होना, तो विस्तार पर रोक लगा दी कि आप लोग जो यहाँ पे फोर्ट विलियम किला बन रहा था, इस किला का क्या नाम है? फोर्ट विलियम। ये जो किला बन रहा था इस पे विस्तार पे रोक लगा दिया कि आप लोग इधर नहीं बढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया है। उसके बाद यहाँ से सिराजुद्दौला को हटाने के लिए कंपनी अब समझ रहा था अगर हम लोग सिराजुद्दौला को नहीं हटाएंगे तो इस सिराजुद्दौला हमारे लिए आगे चलकर बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर सकता है। इसीलिए कंपनी ने बंगाल को 2 बड़े व्यापारी अमित चंद्र और जगत सेठ के साथ नवाब के सेनापति मीर जाफर को अपने में मिला लिया। कंपनी ने क्या किया? सिराजुद्दौला को हटाने के लिए बंगाल के 2 बड़े व्यापारी थे। एक का नाम था अमित चंद्र और दूसरा का नाम था जगत सेठ। ये दोनों के साथ और नवाब के जो सेनापति थे सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर, ये तीनों मिलके जो है ना कंपनी के साथ जो है ना धोखाधड़ी करने लगे और सिराजुद्दौला का धोखाधड़ी उसके बाद ये तीनों मिलके युद्ध करने लगे। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को इसका फ़ोटो दिखा सकते हैं। यहाँ पे जो फ़ोटो देख रहे हैं ये है मीर जाफर का। किसका है? मीर जाफर। और ये है जगत सेठ। और अमित चंद्र का फ़ोटो नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग इसी दोनों से काम चला लीजिए। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। सिराजुद्दौला ने करीब 30,000 सिपाहियों के साथ कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर आक्रमण कर दिया। जो इंग्लिश फैक्ट्री था इस पर सिराजुद्दौला समझ गया था, तो इसीलिए जो है ना वो अंग्रेजी फैक्ट्री पर 30,000 सिपाहियों के साथ, कितने हज़ार सिपाहियों? तो 30,000 सिपाहियों के साथ हमला बोल दिया। कंपनी की सेवा का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। कंपनी की तरफ से जो है ना रॉबर्ट क्लाइव लड़ रहा था, सेना का नियंत्रण कर रहा था। यहाँ पे आप लोग रॉबर्ट क्लाइव का फ़ोटो देख सकते हैं, यही है रॉबर्ट क्लाइव। यहाँ पे जो ये रॉबर्ट क्लाइव है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जून 1757 में, कब? जून 1757 में मुर्शिदाबाद के पास पलासी में युद्ध हुआ। इसे और सिराजुद्दौला मारा गया। इस युद्ध में सिराजुद्दौला मारा गया और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। किसको बंगाल का नवाब बनाया गया? मीर जाफर को। किसको? मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। इस लड़ाई के साथ भारत के कंपनी की सत्ता की स्थापना हो गई। भारत में कंपनी की सत्ता की स्थापना हो गई। जो सिराजुद्दौला मारा गया और कंपनी में जो है ना भारत में कंपनी की सत्ता की स्थापना हो गई। पलासी का असली नाम फलासी था। क्या? फलासी था, जिसे अंग्रेजों ने बिगाड़ कर पलासी कर दिया। पलासी में अत्यधिक पलासी के फूल पाए जाते हैं, जिसके कारण इसे पलासी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल गुलाल बनाने में किया जाता है। पलासी का क्या असली नाम था? फलासी था, और इसे अंग्रेजों ने बिगाड़ दिया। और पलासी में अत्यधिक पलासी के फूल होते हैं, इसीलिए इसका नाम पलासी पड़ा। और पलासी का इस्तेमाल गुलाल, जिसे हम लोग अबीर कहते हैं, अबीर बनाने में इस्तेमाल होता है। उसके बाद 1760 ईस्वी में मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बनाया गया। मीर जाफर को हटा दिया गया। कहा है कि मीर जाफर भी समझ रहा था कि अगर हम लोग ऐसे करते रहे तो हम लोग खाली हो जाएंगे और कंपनी को फ़ायदा होते रहेगा। कंपनी से इसीलिए
असंतुष्ट हो गए तो 1760 ईस्वी में मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम जो उसका दामाद था उसको बनाया गया, नवाब बनाया गया। नवाब बनने की खुशी में कंपनी को बर्दवान, मैदानपुर और चटगांव की जिले, 3 गो, पहला गांव, दूसरा और तीसरा गांव की जिले की जिम्मेदारी सौंप दी कि आप लोग यहाँ से लगान वसूल करिए। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। मीर कासिम ने निःशुल्क व्यापार। मीर कासिम अब धीरे धीरे समझ गया अगर कंपनियाँ सिर्फ निःशुल्क व्यापार करते रहे तो सिर्फ अंग्रेजी कंपनी ही आगे बढ़ पाएंगे और भारतीय जो व्यापारी हैं वो पीछे रह जाएंगे। इसीलिए मीर कासिम ने निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति दी ताकि भारतीय व्यापारी भी कंपनी के व्यापारियों की बराबरी कर सके। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ लेके चले गए? मीर कासिम जो है ना अपनी राजधानी, पहले राजधानी था इसका बंगाल का मुर्शिदाबाद। आपसे पूछा जा सकता है बंगाल की पुरानी राजधानी तो मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर ले गया। मुंगेर में उनकी सुंदर और मजबूत किलेबंदी की और 40,000 सैनिकों की फौज तैयार की। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बंगाल से व्यापार तक शासन। मीर कासिम ने सैनिकों को युद्ध के नए तरीके सिखाए। मीर कासिम जो है बहुत अच्छे काम करते थे, जिसमें पहला जो है ना अपना राजधानी बदल लिया। दूसरा काम किया इस सैनिक को जो है ना नया युद्ध के तरीके सिखाएं और मुंगेर में जो है ना बंदूक और तोपों की कारखाना स्थापित की। मुंगेर में क्या बंदूक और रथी के कारखाना स्थापित की। यहीं पे मीर कासिम का ये महल है, अभी भी मुंगेर में स्थित है, आप लोग इसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। मीर कासिम ने मुगल शाह आलम और अवध के नवाब सिराजुद्दौला से मदद मांगी। मीर कासिम समझता था अगर हम कंपनी से अकेले लड़े तो नहीं लड़ पाएंगे, इसीलिए जो है ना वो मुगल शासक था शाह आलम उससे और अवध के राजा शुजाउद्दौला से मदद मांगी। तीनों की संयुक्त सेना, मीर कासिम और शाह आलम और शुजाउद्दौला के संयुक्त सेना ने कंपनी की सेना के साथ पश्चिम बिहार के बक्सर, तो बक्सर का युद्ध आप लोग जानते होंगे, तो वही है बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। आपसे पूछा जाएगा कि बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो 1764 ईस्वी में लड़ाई हुई जिसमें भारतीय सेनाओं की हार हुई। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हार के बाद 1765 ईस्वी में शुजाउद्दौला और शाह आलम हार जैसे हुआ दोनों का हार, तो इलाहाबाद में क्लाइड के साथ, जो क्लाइड अभी जो अंग्रेज कंपनी की ओर से लड़ रहा था उसके साथ समझौता किया और इसके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल और उड़ीसा की दीवान मिली। अब सीधे तौर पे बंगाल और उड़ीसा, बिहार पे तीनों पे जो है ना अपना राज कर सकता था, यहाँ से लगान वसूल कर सकता था। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब कंपनी राजस्व वसूल कर सामान खरीदना था। जो अब कंपनी पहले कंपनी जो है ना इंग्लैंड से सोना चांदी लाता था, तब उसके बाद सामान खरीदता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो कंपनी यहाँ बंगाल और बिहार उड़ीसा से जो राजस्व वसूल करता था, कर जो लेता था, उसी कर से सामान खरीदता और इंग्लैंड लेके जाता, मुनाफा कमाता था। अब उसे सोने चांदी लाने की ज़रूरत नहीं थी। बंगाल के बाद कंपनी भारत के अन्य राज्यों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। जैसे बंगाल पे कब्जा किया तो उसके बाद अन्य राज्यों पर धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दिया। तो शासित राज्य में एक अंग्रेजी अधिकारी भी रखना होता था। ये जो कंपनी जो है ना दूसरे जो राज्य में आक्रमण करना शुरू किया, तो सबसे पहले मिलाने की कोशिश की, संधि के तहत मिलाया। अगर जो राज्य मिल गया तो ठीक है, नहीं तो उससे युद्ध कर लेता था। तो कई राजा जो है ना उसके कंपनी की शक्ति को देखकर ही अति कर देते थे। तो शासित राज्य जिस पे शासक करता था कंपनी, उस राज्य में एक अधिकारी रखना होता था। क्या अधिकारी रखना पड़ता था, जिसे रेजिडेंट कहते हैं। इस अधिकारी को रेजिडेंट कहते हैं। रेजिडेंट के मदद से ही जो है ना ये कंपनी अंदर के जो भी उसमें खुफिया जानकारी होता था वही सब प्राप्त करता था कंपनी। और वहाँ पे जो भी सेना रखता था कंपनी, तो उसका खर्च तो है ना शासित देश को देना पड़ता था। दक्षिण भारत का मैसूर वर्तमान में कर्नाटक में है, उसमें काफ़ी समय और ताकतवर था। वहाँ हैदर अली 1761 ईस्वी से 1782 ईस्वी तक शासन किया और उसका पुत्र टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान के बारे में आप लोग जानते होंगे, जिसे शेर मैसूर कहता है। उसका पिता का नाम था हैदर अली और हैदर अली 1761 से 1782 तक शासन किया और उसके बाद टीपू सुल्तान आया 1782 से 1799 में कुशलतापूर्वक शासन किया और अंग्रेजों के विरुद्ध खुलकर जमकर आवाज़ उठाया। तो चलिए दोस्तों, आशा है आप लोग यहाँ तक समझ गए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी मित्रता कर ली। जो फ्रांसीसी कंपनी थी उस सबसे मित्रता कर ली और कंपनी और मैसूर में लड़ाई छिड़ गई। टीपू सुल्तान की कंपनी के साथ आखिरी लड़ाई 1799 में हुई। तो आपसे पूछा जाता है टीपू सुल्तान की आखिरी लड़ाई कब हुई, तो 1799 में। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई, 1799। टीपू सुल्तान बहादुरी के साथ लड़ते हुए मारा गया। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान की मौत के बाद अंग्रेजों ने मैसूर का शासन पुराने बोडियार, पहले एक बोडियार राजवंश था जो टीपू सुल्तान से पहले शासन करता था, उसके हाथों में सौंप दिया। टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता है। उसके बाद अंतिम, आप लोग यहाँ पे हैदर अली का चित्र देख सकते हैं। इसका बेटा था टीपू सुल्तान, जिसे शेर मैसूर कहा जाता है। ये है टीपू सुल्तान। तो बस आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आप लोग यहाँ तक बने होंगे और आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो इस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और एक आवश्यक सूचना, अगर आप लोग टेस्ट सीरीज में जुड़ना चाहते हैं, इसके लिए टेलीग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, आपको उसमें जुड़ना होगा। और जो भी व्हाट्सएप चैनल में जुड़ना होगा, तो आप लोग वहां तक जुड़ जाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।